धर्मा का महायुद्ध अनकही कथा भाग 2 साइंस फिक्शन स्टोरी अध्याय 20 एम्ब्रोस की एंट्री। सैनिक एम्ब्रोस जनरल मजोलिन के सामने खड़ा था। मजोलिन एक विशाल भव्य तख्त पर विराजमान था, जो एक सुदृढ़ और अभेद्य कैबिन के भीतर सुरक्षित था। चारों ओर सशस्त्र अंगरक्षक सतर्क खड़े थे। उसकी सुरक्षा में कोई कमी नहीं थी। इस सैनिक ने अपने ही सहकर्मी और एक रार महिला की हत्या कर दी है, मेजर जनरल ने कठोर स्वर में कहा। X-141 पर ऐसा जघन्य अपराध पहली बार हुआ था। किसी को याद ही नहीं था कि पिछली बार कब किसी सैनिक ने अपने ही साथी की कभी जान ली हो। दो सैनिक एक तुच्छ रार महिला के कारण भिड़ गए और इस सैनिक ने क्रोध में अपने साथी के साथ साथ उस महिला को भी मार डाला। इतना नृशंस कृत्य करने वाले को मृत्यु दंड मिलना चाहिए, मेजर जनरल ने एम्ब्रोस पर कड़ी नजर डालते हुए कहा। जनरल मजोलिन का चेहरा क्रोध से तमतमाने लगा। सैनिक एम्ब्रोस, सच सच बताओ कि वहां क्या हुआ था। एम्ब्रोस ने एक पल के लिए उसकी ओर देखा। उसकी आत्मा में धर्मा का वास था। धर्मा ने मन ही मन सोचा कि यदि वो मजोलिन के शरीर में प्रवेश कर सके तो X-141 को अपने नियंत्रण में लेना सरल हो जाएगा। ये एक अनोखा अवसर था। तू कुछ बोल क्यों नहीं रहा? अगर तूने कुछ नहीं कहा तो तुझे मैं क्रूरतम दंड दूंगा, जनरल ने धमकी भरे स्वर में कहा। धर्मा ने एम्ब्रोस के शरीर को त्याग दिया और एम्ब्रोस का शरीर जमीन पर ढेर हो गया। धर्मा की आत्मा ने मजोलिन के कैबिन में प्रवेश करने की कोशिश की, लेकिन उसे हैरानी हुई। ये कैबिन किसी अद्भुत सामग्री से बना था, जिसे कोई भी किरण या ऊर्जा भेद नहीं सकती थी। धर्मा की आत्मा असफल रही। आखिरकार धर्मा फिर से एम्ब्रोस के शरीर में लौट आया और एम्ब्रोस की चेतना वापस आ गई। ये दृश्य देखकर सभी सैनिक हैरान थे। ये क्या तमाशा लगा रखा है एम्ब्रोस? मजोलिन ने क्रोध से गुर्राते हुए कहा। एम्ब्रोस ने एक शब्द भी नहीं कहा। वहां उपस्थित सभी लोग स्तब्ध थे। ये सोल्जर, जिसने जनरल मजोलिन जैसे सख्त और शक्तिशाली व्यक्ति को चुनौती दी थी, अब जवाब देने के बजाय केवल बेहोशी का नाटक कर रहा था। उसकी ये हरकत मानो मजोलिन के क्रोध को और भड़काने का काम कर रही थी। मैं रार के लोगों पर और अत्याचार नहीं देख सकता। हमें यहाँ लोकतांत्रिक व्यवस्था स्थापित करनी होगी। कुछ मुट्ठी भर सैनिक करोड़ों नागरिकों के भाग्य विधाता नहीं बन सकते, एम्ब्रोस ने शांत लेकिन दृढ़ स्वर में कहा। एम्ब्रोस! मजोलिन ने क्रोध से गला फाड़ते हुए चीख लगाई। क्या तू पागल हो गया है? वहां उपस्थित मेजर जनरल, जो एम्ब्रोस के खिलाफ आरोप पेश कर रहा था, इस अभूतपूर्व बेबाकी से हक्का बक्का रह गया। पूरी सभा जैसे सन्न हो गई। एम्ब्रोस ने केवल अपने साथी सैनिक की हत्या नहीं की थी, बल्कि वो अब खुलेआम गृहद्रोह कर रहा था। X-141 पर मजोलिन के खिलाफ कुछ भी कहना सीधे गृहद्रोह के समान था। मजोलिन की आंखों में जलते हुए क्रोध की तीव्रता का वर्णन कर पाना कठिन था। उसकी आंखों से मानो आग की लपटें निकल रही थी। ये स्पष्ट था कि एम्ब्रोस ने उसे व्यक्तिगत रूप से चुनौती दी थी। ये बगावत है, मजोलिन ने दांत पीसते हुए कहा। उसकी आवाज में भारी गुस्सा और अपमान झलक रहा था। एम्ब्रोस को दंड देना मजोलिन के लिए अब केवल औपचारिकता नहीं, बल्कि उसका व्यक्तिगत बदला बन गया था। एक साधारण मौत एम्ब्रोस के लिए बहुत ही छोटी सजा होगी। उसे ऐसा दंड दिया जाना चाहिए जिससे उसकी चुनौती सबके लिए एक उदाहरण बन सके। मजोलिन को अपनी शक्ति और क्रूरता का प्रदर्शन करना था, जिसे X-41 के लोग कभी न भूले।
इसे एक्स केज में डाल दो और विरल नाग की खोज पर भेज दो। जब तक इसके प्राण न निकल जाए, इसे वहीं रहना होगा। मजोलिन ने एक गहरी ठंडी सांस भरी, मानो खुद को संयमित करने की कोशिश कर रहा हो। उसकी आंखों में क्रोध और अपमान का ज्वार उमड़ रहा था। उसने अपने सिंहासन के बगल में रखे क्यूब नुमा यंत्र को उठाया और उसे पूरी ताकत से नीचे फेंक दिया। उसकी आवाज सभा में गूंज उठी। निर्णय हो चुका है, उसने गरजते हुए कहा। उसकी आवाज में निरंकुशता की गूंज थी। इस धूर्तबागी का चेहरा अब और सहन नहीं किया जा सकता। इसे यहां से तुरंत हटा लो। इसकी सजा इतनी कठोर होगी कि ये अपनी बगावत के लिए हर पल पछताएगा। मजोलिन ने एक तेज सधे हुए इशारे से अपने चारों ओर खड़े अंगरक्षकों को आदेश दिया। उनके लिए ये इशारा पर्याप्त था। मजोलिन चाहते थे कि ये बागी एम्ब्रोज अब उनकी नजरों से ओझल हो जाए। सैनिकों ने तुरंत एम्ब्रोज की ओर बढ़ना शुरू किया। उनकी आंखों में कठोरता और क्रूरता थी। उन्होंने एम्ब्रोज के कंधों पर कसकर पकड़ बनाई और उसे खींचकर बाहर ले जाने लगे। सभा में मौजूद अन्य अधिकारी और सैनिक, जो अभी तक इस अभूतपूर्व घटना से सन्न थे, एक बार फिर मजोलिन की शक्ति और निरंकुशता का प्रदर्शन देखकर स्तब्ध रह गए। ये बागी केवल अपना अंत लेकर आया है, मजोलिन ने ठंडी और सख्त आवाज में कहा, मानो उसके शब्द पत्थर की दीवारों में दर्ज हो रहे हों। इसकी कहानी सबके लिए चेतावनी बनेगी। एम्ब्रोस को बाहर घसीटते हुए ले जाया गया। सभा कक्ष में एक अजीब सी खामोशी छा गई। सैनिकों के भारी कदमों की गूंज धीरे धीरे कम होती गई और मजोलिन अपनी कुर्सी पर पीछे होकर बैठ गया। उसके चेहरे पर एक क्रूर संतोष का भाव उभर रहा था। अब कोई और मूर्खता करने की हिम्मत नहीं करेगा, उसने धीरे से कहा, मानो खुद से बात कर रहा हो। लेकिन उसकी आवाज इतनी धीमी नहीं थी कि सभा के अन्य लोग इसे सुन न सकें। सैनिकों ने बाहर जाते हुए एम्ब्रोस को कसकर पकड़ रखा था, लेकिन एम्ब्रोस के चेहरे पर ना तो डर था और ना ही पछतावा। उसकी आंखों में अब भी एक दृढ़ता झलक रही थी, मानो वो मजोलिन को चुनौती देने का फैसला कर चुका हो, चाहे इसके लिए उसे कोई भी कीमत चुकानी पड़े। धर्मा, जो अब एम्ब्रोस के शरीर में था, सोच में डूब गया। ये कैबिन आखिर किस चीज से बना था जिसे उसकी आत्मा भी पार नहीं कर पाई? ये सामग्री उसकी शक्तियों को कमजोर कर सकती थी। अब उसे इस रहस्यमय पदार्थ की खोज भी करनी थी। सैनिकों ने एम्ब्रोस को मजबूती से पकड़ते हुए ट्रक के पिछले हिस्से में डाल दिया। ट्रक अंदर से लोहे की मोटी परतों से ढका हुआ था, मानो किसी युद्ध की स्थिति के लिए तैयार किया गया हो। उसमें पहले से ही 15 सैनिक बैठे थे। सभी की नजरें अब एम्ब्रोस पर टिकी थी। एम्ब्रोस के हाथों में लगी लेजर हथकड़ियां चमक रही थी, जो उसकी हर हरकत को नियंत्रित कर रही थी। ट्रक के इंजन की गर्जना के साथ वह अपने गंतव्य एक्स केज की ओर तेजी से बढ़ता जा रहा था। अंदर का माहौल भारी और तनावपूर्ण था। किसी को भी समझ नहीं आ रहा था कि एम्ब्रोस ने ऐसा जघन्य अपराध क्यों किया। कुछ देर तक सिर्फ ट्रक के इंजन और सैनिकों की सांसों की आवाजें गूंजती रही। आखिरकार इस चुप्पी को एक सैनिक ने तोड़ा। तो क्या वो लड़की इतनी खास थी? उसने व्यंग्यात्मक स्वर में पूछा। उसके लिए तूने अपने साथी को ही मार डाला? सैनिक की आवाज में तंज और भद्दापन था। उसकी आंखों में वे घृणा झलक रही थी, जो रार जाति के लोगों के प्रति सत्ताधारी सैनिकों में आम थी। एम्ब्रोस ने कोई जवाब नहीं दिया। वह शांत बैठा रहा। उसकी आंखें सीधे सामने की ओर ही देख रही थी, मानो उसके लिए उस सवाल का कोई अस्तित्व ही नहीं था। अरे बोल भी, हमें भी तो पता चले कि ऐसी क्या बात थी उस राल लड़की में।
दूसरे सैनिकों ने हंसी उड़ाते हुए कहा, यहाँ रार औरतों की कमी थोड़ी है, जब चाहो जिसे चाहो उठा लो। तीसरे सैनिक ने ठहाका लगाते हुए कहा। एम्ब्रोज ने अपनी आंखें धीरे धीरे उनकी ओर घुमाई। उसके चेहरे पर एक अद्भुत ठहराव था, लेकिन उसकी आंखों में गुस्से की एक दबी हुई लहर साफ देखी जा सकती थी। तुम्हारी यही सोच मुझे नफरत से भर देती है, एम्ब्रोज ने गुस्से से कहा। उसकी आवाज में ऐसा बल था मानो वो उनके दिलों को चीर देना चाहता हो। हम सैनिक हैं और हमारी भूमिका राज जैसी कमजोर जातियों का दमन करना नहीं, बल्कि उनकी रक्षा करना होना चाहिए। एक सैनिक उसकी तरफ झपटा और एक जोरदार गुस्सा उसके चेहरे पर जड़ दिया। एम्ब्रोस का सिर एक और झुक गया, लेकिन उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। अबे ओ, तू कब से संत बन गया? सैनिक चिल्लाया। बाकी सैनिकों ने इस पर ठहाके लगाए, मानो उन्होंने कोई मजाक सुना हो। ये तो बिल्कुल पागल हो गया है, एक सैनिक ने कहा। अपने ही साथी को मार डाला और अब रार की तरफदारी कर रहा है, दूसरे ने बोला। एम्ब्रोज ने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी खामोशी ने माहौल को और भी भारी बना दिया था। ट्रक के झटकों के बीच सैनिकों के ठहाके धीरे धीरे शांत होने लगे थे। ट्रक के भीतर बैठे सभी सैनिक विस्मय और अविश्वास में थे। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि एम्ब्रोज जैसे प्रतिष्ठित सैनिक के साथ ऐसा क्या हुआ होगा कि उसने अपनी सारी मर्यादाएं तोड़ दी। जैसे जैसे ट्रक एक्स केज के करीब पहुंचा, माहौल में गहरी गंभीरता और भय की लहर दौड़ने लगी। ट्रक के भीतर बैठे सैनिकों की बातों में भी एक अलग किस्म की खामोशी घुलने लगी थी। खिड़कियों से बाहर का नजारा भयावह था। रेडिएशन से झुलसे हुए परिदृश्य में हर चीज मृतप्राय लग रही थी। सोलर रेडिएशन के लगातार कहर से वहां के पत्थर तक बेजान और भुरभुरे हो चुके थे। एम्ब्रोज अपने स्थान पर स्थिर बैठा था, लेकिन उसके भीतर एक अदृश्य ज्वाला धधक रही थी। उसका चेहरा शांत था, मगर उसकी आंखों में एक ऐसी दृढ़ता झलक रही थी जो सैनिकों के व्यंग और अपमान को भी जुटला रही थी। उसके मन में विचारों का भंवर चल रहा था। रार के लोगों के प्रति अन्याय, उनकी बेबसी और सत्ता की क्रूरता। वह जानता था कि उसकी चुप्पी सैनिकों को भ्रमित कर रही थी, लेकिन वह इसे टूटने नहीं देना चाहता था। रार, जिसे इन सैनिकों ने हमेशा एक निम्न जाति का समझा, जिन्हें केवल सेवा और मनोरंजन का साधन माना जाता था, उनके लिए एम्ब्रोज का इस तरह खड़ा होना अविश्वसनीय था। ये सैनिकों की कल्पना से परे था कि कोई उनके जैसे प्रतिष्ठित सैनिकों के खिलाफ जाकर रार के अधिकारों की बात कर सकता था। जब तक ट्रक एक्स केज की सीमा पर पहुंचा, सैनिक एम्ब्रोज की चुप्पी और उसकी बदलती मानसिकता को लेकर पूरी तरह हतप्रभ थे। उनका व्यंग अब धीरे धीरे अनकहे सवालों में बदल रहा था। एक्स केज कोई साधारण जेल नहीं थी। ये X-141 ग्रह की सबसे खतरनाक और कुख्यात जगह थी। सोलर रेडिएशन की भयानक मार ने इस ग्रह को एक जीते जागते नरक में बदल दिया था। जीवन केवल कुछ गिने चुने डोम और मिलिट्री बेसिस तक ही सीमित था, जो उन्नत तकनीक से संरक्षित थे। इन संरक्षित क्षेत्रों से बाहर रेडिएशन किसी भी जीवित चीज को पल भर में नष्ट कर सकता था। एक्स केज इस विनाशकारी रेडिएशन के केंद्र में स्थित थी। इसे इस तरह से बनाया गया था कि कैदियों को केवल उनके अपराधों की सजा नहीं मिले, बल्कि वे रेडिएशन की बेतहाशा मार से धीरे धीरे अपनी मौत का सामना भी करते रहे। यहाँ की दीवारें, फर्श और छत तक एक ही संदेश देती थी कि यहाँ से कोई वापस नहीं जा सकता था। रेडिएशन से भरी इसी क्षेत्र की सीमा पर ट्रक आकर रुक गया। ये बिंदु एक्स केज का प्रवेश द्वार था, जहां से आगे जाने का मतलब था मौत को सीधा चुनौती देना। ट्रक के ड्राइवर ने एक मानसिक संदेश से
एक यंत्र के द्वारा टेलीपैथी के माध्यम से एक्स केज के वार्डन को संदेश भेजा। वार्डन, जो इस नरक की व्यवस्था का संरक्षक था, संदेश मिलते ही सक्रिय हो गया। उसने तुरंत एक विशेष रूप से डिजाइन किए गए वाहन को ट्रक की ओर रवाना किया। ये वाहन रेडिएशन के खतरनाक क्षेत्र से गुजरने में सक्षम था और खास तौर पर ऐसे कैदियों को लाने के लिए बनाया गया था जिनके लिए न्याय से ज्यादा उन्हें एक भयानक मौत देने से मतलब था। एम्ब्रोस को ट्रक से उतारा गया और उस विशेष वाहन में बिठा दिया गया। उसकी हथकड़ियां अब और कस दी गई थी। जैसे ही वाहन ने एक्स केज की ओर अपनी यात्रा शुरू की, सैनिकों की निगाहें एम्ब्रोस पर थी। वे जानते थे कि इस कैदी का अंत कितना क्रूर और असहनीय होगा, लेकिन एम्ब्रोस का शांत और अडिग चेहरा उनके भीतर भी एक अनजाना असंतोष जगा रहा था। एम्ब्रोस की यात्रा अब धीरे धीरे एक्स केज की ओर बढ़ रही थी, लेकिन उसकी आंखों में अब भी एक चमक थी, एक अदम्य इच्छा शक्ति जो उसे हर कठिनाई के बावजूद जीवित रहने के लिए प्रेरित कर रही थी। जनरल मजोलिन का आदेश है कि कैदी एम्ब्रोस को विरल नाग के खनन कार्य पर लगाया जाए जब तक इसके प्राण नहीं निकल जाते। ट्रक ड्राइवर ने यह संदेश एक्स केज के चीफ वार्डन को भेज दिया था। कुछ ही देर में मजोलिन का हस्ताक्षरित आदेश भी वार्डन के पास पहुंच गया था। एम्ब्रोस को अब तक ये समझ नहीं आया था कि विरल नाग क्या था और उसका खनन कैसे किया जाता था, लेकिन वो इतना जानता था कि अगर जनरल मजोलिन ने ये सजा दी थी तो ये किसी साधारण सजा से कहीं ज्यादा खौफनाक होगी। ये सजा मृत्यु से भी अधिक भयावह और क्रूर थी। जैसे ही वीवो ने सैटेलाइट स्टेशन के कर्मचारियों से पूछा, उसकी आवाज में अधिकार झलक रहा था, लेकिन भीतर बेचैनी की हल्की खलिश भी थी। क्या इस ग्रह पर धर्मा नाम का कोई व्यक्ति आया है? ऐसा कोई जिसके शरीर में टाइमेक्स की चिप ना हो? उसने अपनी आवाज को सख्त बनाए रखा। नहीं वीवो मैडम, ऐसा कोई भी व्यक्ति हमारे ग्रह पर नहीं आया, इंचार्ज ने आत्मविश्वास भरे स्वर में जवाब दिया। वीवो ने गहरी सांस ली। वह समझ चुकी थी कि धर्मा, जो कॉर्प्स जैसे सुदृढ़ और सावधान संस्था को चकमा देकर इरिट्रिया से निकल सकता था, उसके लिए X141 में प्रवेश पाना भी कोई बड़ी बात नहीं होगी। लेकिन यहाँ इस ग्रह की विषम परिस्थितियां हर अजनबी के लिए चुनौती थी। X141 एक जीवन विरोधी ग्रह था। यहाँ लोगों के पास जीवित रहने के लिए केवल कुछ सीमित और संरक्षित क्षेत्र थे। मिलिट्री बेस कैंप्स और स्ट्रेन सी के आसपास के इलाके ही रेडिएशन से बचाव में सक्षम थे। बाकी ग्रह घातक सोलर रेडिएशन की मार झेलते हुए जीवन के लिए पूरी तरह असंभव था। वीवो की नजरें इंचार्ज पर टिकी थी। एक विचार उसके भीतर कौंधा। उसने तेज स्वर में पूछा, क्या तुम लोगों ने स्ट्रेन सी के आसपास कोई असामान्य गतिविधि देखी है? कुछ पलों की चुप्पी के बाद इंचार्ज ने जवाब दिया, नहीं मैडम, लेकिन एक थाइजर था जो स्ट्रेन सी में असामान्य दिलचस्पी ले रहा था। वह यहां से जाने के बाद फिर लौट आया था, शायद कुछ खास खोजने के लिए। ये सुनते ही वीवो के भीतर खतरे की घंटियां बजने लगी। धर्मा के बारे में उसकी आशंका और पुख्ता हो गई। उसने अपने आप से सोचा, क्या धर्मा ने उस थाइजर को चकमा देकर उसके साथ बेस 4 तक पहुंचने का रास्ता बना लिया है? मुझे तुरंत बेस 4 जाना है, इसकी व्यवस्था करो, वीवो ने आदेशात्मक स्वर में कहा। एक कर्मचारी ने झिझकते हुए कहा, मैडम, बिना जनरल मजोलिन की अनुमति के हम ऐसा नहीं कर सकते। वीवो का गुस्सा अब उबाल पर था। उसने तेजी से पलटकर कहा, मूर्ख, मेरे पास जॉर साम्राज्य के रक्षा मंत्री डाइस की आज्ञा है। मुझे बेस 4 पर भेजने में देरी मत करो। लेकिन अधिकारी शांत और दृढ़ स्वर में बोला,
क्षमा करें मैडम, हमें पहले जनरल मजोलिन से अनुमति लेनी होगी। X141 पर मजोलिन का वर्चस्व हर बात में प्रतीत हो जाता था। वीवो को अब ये स्पष्ट हो चुका था कि X141 पर भले ही जॉर साम्राज्य का झंडा लहरा रहा हो, लेकिन असल में यहाँ मजोलिन की हुकूमत का ही बोलाबाला था। उसकी अनुमति के बिना कुछ भी संभव नहीं था। गुस्से को काबू में करते हुए वीवो ने खुद को शांत किया और जनरल मजोलिन की आज्ञा का इंतजार करने लगी। कुछ ही क्षणों में एक कर्मचारी ने सूचना दी, जनरल मजोलिन आपसे बात करना चाहते हैं। मैं उन्हें कनेक्ट कर रहा हूं, आप उनसे सम्मानपूर्वक बात करेंगी। वीवो ने ठंडी आवाज में जवाब दिया, ठीक है। कुछ पलों बाद सैटेलाइट स्टेशन के भीतर जनरल मजोलिन की पूर्ण आकार की स्पर्शनीय होलोग्राफिक छवि उभर आई। उसकी उपस्थिति से वातावरण में एक भयावह अधिकार झलक रहा था। कर्मचारी ने वीवो को झुकने का संकेत किया। ना चाहते हुए भी वीवो ने झुककर मजोलिन के चरणों का स्पर्श किया और उसने उसके कदमों को चूमा, जैसे कि X141 के रीति रिवाजों के अनुसार हर व्यक्ति के लिए आवश्यक था, विशेष रूप से उन लोगों के लिए जो अजय सैनिक नहीं थे। ये एक कड़ी और निर्विवाद परंपरा थी जिसे सागर से लेकर आकाश तक सभी को सम्मानपूर्वक मानना पड़ता था। ये जनरल मजोलिन के सम्मान का प्रतीक था और एक ऐसी परंपरा जो शरणागत को अपनी स्थिति स्वीकार करने और आदेशों का पालन करने का स्पष्ट संदेश देती थी। वीवो के लिए अत्यधिक अपमानजनक था, लेकिन धर्मा को पकड़ने के लिए उसे ये कड़वा घूंट पीना ही था। तुम किसे ढूंढ रही हो? मजोलिन की कठोर और गंभीर आवाज गूंज उठी। मैं धर्मा नाम के एक आतंकवादी को ढूंढ रही हूं। वो इरिट्रिया से बचकर X141 में आ गया है। वीवो ने संयम के साथ जवाब दिया। मजोलिन ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और अपनी आवाज में एक कुटिल मुस्कान लाते हुए कहा, कोई एंजेलिन स्त्री हमारे ग्रह पर आई है। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है और तुम कॉर्प्स की अधिकारी हो। ये तो और भी बड़ा सम्मान है। वीवो ने उसकी घूरती नजरों को महसूस किया। उसका गुस्सा उफान पर था, लेकिन उसने खुद को शांत रखा। धन्यवाद, वीवो ने ठंडी आवाज में कहा। तुम्हें बेस 4 पर जाने की अनुमति अवश्य मिलेगी, लेकिन पहले तुम्हें मेरे महल में कुछ समय बिताना होगा। मैं देखना चाहता हूं कि एंजेलिन स्त्रियां कैसी होती हैं। मैंने तुम्हारे बारे में सुना बहुत है, लेकिन अनुभव कभी नहीं किया। मजोलिन ने अपनी कुटिलता और बढ़ाते हुए कहा। यह सुनकर वीवो का गुस्सा फूट पड़ा। उसने प्रतिरोध करते हुए कहा, जनरल मजोलिन, मैं कॉर्प्स की अधिकारी हूं। मजोलिन ने उसकी बात काटते हुए गर्जना की, इज्जत दे रहा हूं तो इज्जत ले लो। भूलो मत तुम कहां खड़ी हो। अगर मेरी सेना की सार्वजनिक वधू नहीं बनना चाहती हो तो तुरंत मेरे महल में आ जाओ। इसके साथ ही मजोलिन ने कनेक्शन काट दिया। उसकी होलोग्राफिक छवि धीरे धीरे गायब हो गई। वीवो ने महसूस किया कि इस क्रूर ग्रह पर वो बिल्कुल अकेली और मजबूर थी। डायस की अनुपस्थिति में यहाँ का हर रीति रिवाज और हर व्यक्ति उसके खिलाफ था। धर्मा को पकड़ने के लिए उसे मजोलिन के महल में जाना ही होगा। उसकी आंखों में क्रोध के अंगारे थे और भीतर एक ऐसा तूफान उमड़ रहा था जिसे रोक पाना अब असंभव था।